बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद द गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और कॉल लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद खल साहब। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक अहम समाअत कर रहे थे। ताहयात नाअहली केस के हवाले से उनके रिमार्क्स इंतहाई अहम समझे जा रहे थे। इसके अलावा 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक़ केस की समाअत शुरू की गई और इस हवाले से भी उनके मुसलसल रिमार्क्स थे। और इसके अलावा उन्होंने एक मुख्तलिफ़ किस्म के बयान दिए। तो कहा कि आज अगर कायद जिंदा होते तो मौजूदा कानून के तहत वो भी ना अहल पाते। असद खल साहब से इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। खल साहब, आपने ये यकीनी तौर पर समाअत सुनी है। चीफ जस्टिस के अहम तरीन रिमार्क्स से आज का जो बयान है कि मौजूदा कानून के तहत अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते तो न अहल पाते, क्या बतौर चीफ जस्टिस उनका यह बयान मुतनाज़ तसव्वुर नहीं किया जाएगा? किस तरफ जाएगा ये, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो उन्होंने बयान दिया उस हवाले से बहुत सारे जो हालात वाकयात हैं उसमें, या खास तौर पर जिस वो केस की समाअत कर रहे हैं 62(1)(f), उसके तहत जो सियासतदान, क्यों कायदे आजम भी एक सियासतदान थे, बेसिकली उनका मकसद ये कहने का था, एक तंज थी इस पूरे निज़ाम के ऊपर और इस जो तरमीम है या जो आइन की जो शिक है इसके ऊपर उनकी एक तंज थी कि अगर इस शिक के मुताबिक देखा जाए तो फिर तो कोई बंदा सियासतदान जो पाकिस्तान का वो अहल हो ही नहीं सकता। बहरहाल दीगर सियासतदानों के साथ बानी पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मुवाजना करना, मेरा ख्याल है वो इस हवाले से तो बात है, ठीक है कि वो नहीं बनता, क्योंकि हमारे जो सियासतदान और उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क था। वो तो हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील थे, लेकिन उसके बावजूद जब वो पाकिस्तान उन्होंने बनाया और उसके बाद जब उनके पास सरकारी ओहदा आया तो वो एक एक चीज जो है उसका हिसाब रखते थे और कोई जिस तरीके से किफायतशारी उन्होंने अपनाई और ये सारे जो असूल उन्होंने अपनाए, तो उस हवाले से तो देखा जाए तो उसकी मिसाल के ऊपर तो कोई भी एग्जाम्पल पर आ नहीं सकता। लिहाजा वो इससे ज्यादा भी सख्त कानून होता तो शायद वो इस दायरे में तो ना आते या उसके में ना आते गिरफ्त में। लेकिन बहरहाल ये जो चीज है कि ये जिस तरह मैंने पहले भी बताया, अभी भी आपको अंदाजा हो गया कि मैंने ये कहा था कि ये 62(1)(f) का जो मामला है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो आखिरी ये दीवार है ये गिरती हुई नजर आ रही है। और जो रिमार्क्स के से आपको लग गया होगा, आप जो समझ आ रही होगी कि ये मामला जो है ये जो था, ये वो जो नून लीग के वकला ये जो दावा कर रहे थे कि वो बात जो कि नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम कर ली गई है इस वजह से अब वो ताहयात नाअहली वाला मामला जो है वो खत्म हो चुका है। अब देखें उनके कागजात जो नामजदगी है वो पीटीआई के तो बहुत सारे लोगों के मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उनके कागजात एक्सेप्ट होना इस चीज की निशानदेही है, या इस चीज को वाजे करता है कि आगे मामला जो है रुकावट की नजर नहीं आ रही उनके रास्ते में कोई। ठीक है, लेकिन खल साहब यहाँ पे सवाल एक और भी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस केस की समाअत कर रहे हैं, इसमें अगर फैसला हो जाता है मौसर तौर पे कोई मुस्लिम लीग नून के लिए या मियाँ नवाज शरीफ के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, तो आज मियाँ साहब तो कल बानी चेयरमैन पीटीआई दूसरे आज़ाद भी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो जाहिर बात है सबके लिए होगा फैसला। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बेसिकली जो ताहयात नाअहली वाली बात है ना, वो मैं समझता हूँ कि ये कोई एक ताहयात नाअहली वाला, चूंकि आईने पाकिस्तान के अंदर ताहयात अगर होता ना तो चले फिर भी समझ आती थी। ये सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक आईने पाकिस्तान जहाँ पे खामोश है, मैक्सिमम वहां पे 5 साल की सजा है, तो वहां पे ताहयात नाअहली जो कर दी गई थी, अल्टीमेटली ये कोई भी चीफ जस्टिस होता, जब भी ये समाअत होनी थी ये मामला उठना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर ये लिख दिया था कि ये जो नाअहली की जो मुद्दत है इसका तयन नहीं है, तो इसलिए पार्लियामेंट जो है वो इसका तयन कर ले। तो लिहाजा पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट के जरिए उसका तयन कर लिया, तो इसलिए अब ये मुद्दत जो है 5 साल चुके हो चुकी है, तरमीम हो चुकी है कानून के अंदर। तो अब ये है कि मैं नहीं समझता कि इस एक्ट के बाद जो है ये ताहयात नाअहली वाला मामला सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बरकरार रखेगी। और तो बिल्कुल जब ये फैसला आएगा तो इससे यकीनी तौर पर सब बेनिफिशरी होंगे। बेसिकली बाकी तो वैसे ही इस कानून के अंदर तरमीम की वजह से बाकी तो सारे बेनिफिशरी हो ही गए। इस फैसले की वजह से तो फिलहाल तो जो जहांगीर तरीन
या नवाज शरीफ साहब जो है या कोई और एक आध कोई इस तरह का सियासतदान है, उनको फायदा होगा। बाकी सियासतदान जितने हैं वो तो नए कानून बनने के बाद वो तो उनके ऊपर तो ताज़ियत नाइली इतलाक ही नहीं किसी के और के ऊपर होता। ठीक है। लेकिन कल साहब सवाल यहाँ पे ये भी है ना कि मियाँ साहब तो वापस ग्राउंड में आ जाएंगे, मियाँ साहब के लिए रास्ते भी हमवार कर दिए गए, मियाँ साहब के लिए मैदान भी सजा दिया गया, मियाँ साहब की वापसी भी हो गई है, मियाँ साहब ग्राउंड के अंदर आ गए, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होने हैं। लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुसलसल हम बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं बाकायदा जो रियलिटी के साथ के तरीके इंसाफ को जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों की तरह देनी चाहिए वैसे मुयस्सर नहीं है। तरीके इंसाफ का ये मुसलसल मौक़िफ़ भी है। लेकिन अब तरीके इंसाफ कहती है कि अंडर 19 के साथ भी लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। पहले खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट कर सकती है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि इलेक्शन का बाइकआउट किसी सूरत नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट करती है कल साहब तो क्या सिचुएशन होगी? अगर बाइकआउट नहीं करती इलेक्शन, अगर वो मुकम्मल हिस्सा लेते हैं तमाम तर रुकावटों को अबूर करके, तो फिर क्या तरीके इंसाफ फायदा ले सकते हैं कल साहब? देखिए, अगर इलेक्शन का बाइकआउट करेगी तहरीक इंसाफ तो इसी तरीके से उसके साथ होगा जिस तरीके से वो 9 अप्रैल के बाद कौमी असम्बली से आउट हो गई थी, उनका नुकसान हुआ। फिर इसी तरीके से उनका नुकसान होगा जिस तरह से उन्होंने वगर से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी। और इसी तरह कोई भी सियासी जमात जब इलेक्शन में बाइकआउट करती है तो वो उस इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि वो कई सालों के लिए जो है ना वो मैदान से बाहर हो जाती है। और ये किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर होना, ये दीगर जो जमातें हैं उनको तकवीयत देने की मौका होता है और उनको खाली मैदान जो है उनके लिए फराहम करना होता है। अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो जाहिर बात है असम्बलियों के अंदर मौजूद होंगे, कौमी असम्बलियों में मौजूद होंगे, सूबाई असम्बलियों के अंदर मौजूद होंगे, तो वो वहां भरपूर तरीके से अगर हुकूमत नहीं भी बनती तो अपोजिशन कर सकेंगे और हुकूमत जो है उसका करना जो चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाइकआउट कर देंगे तो फिर तो प्लेट में रख के देने वाली बात है हुकूमत, फिर तो वो तो बगैर मेहनत के उनको तो आपने इक़्तिदार दे दिया। तो मामला ये है। लेकिन खल साहब सवाल तो यहाँ पे ये भी होता है ना, तहरीक इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो नहीं है। अगर वो इलेक्शन तमाम तर रुकावटें अबूर करके हिस्सा ले भी लेते हैं तो उसी तरह से उनको उनकी नुमाइंदगी, उस तरह से उनके वर्कर्स वो खुल के खेल तो नहीं पा रहे ना। फायदा क्या होगा इलेक्शन में अगर इस तमाम तर सूरत के बावजूद हिस्सा ले लेते हैं खाल साहब? देखिए, फायदा ये होगा कि इलेक्शन कितना ज्यादा मैनेज किया जा सकता है। उनका एक पहला बंदा आप नायल कर देंगे, दूसरे को कर देंगे, आप मुस्तरद कर देंगे कागजात, तीसरे को आप कर देंगे, डरा धमका लेंगे। लेकिन चौथा पांचवा भी अगर पीटीआई के निशान से या उसके सिंबल से या उसकी सपोर्ट से या उसका नॉमिनी जब आता है सामने आएगा तो लोग तो उसको वोट देंगे ना, जो भी उनका आखिरी रह जाएगा, वो 18 से 19 साल का हो या 25 साल का हो या 50 साल का हो। मामला ये है कि वो पीटीआई के लोग होंगे और वो असेंबलियों में पहुंचेंगे, क्योंकि लोग जितनी ज्यादा ये जो विक्टिमाइजेशन हो रही है उतनी ही ज्यादा उनके बारे में हमदर्दियां पैदा हो रही हैं, उतनी ज्यादा सिंपैथी कार्ड उनके लिए जो है लोगों के दिल के अंदर जो है एक नरम गोशा पैदा हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन का जो बेनिफिट है वो पीटीआई को जाएगा, ना कि नून लीग या दीगर जो जमातें हैं जो इक़्तिदार के ख्वाब देख रही हैं या दावे भी कर रही हैं और बहुत हद तक चीजें जो नजर भी ऐसी आ रही हैं। लेकिन बहरहाल 8 फरवरी जो है ये अभी इससे पहले जिस तरीके से आप देखें ना, अगर उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है तो फिर पीटीआई के इतने बड़ी तादाद में लोगों के कागजात जो मुस्तरद करने की क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि खौफ मौजूद है। इसका मतलब है उनकी ग्राउंड के ऊपर जो है उनका वोट बैंक भी मौजूद है, पॉपुलैरिटी भी मौजूद है। अगर पॉपुलैरिटी मौजूद नहीं है तो फिर कागजात इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद करने की क्या जरूरत पेश आई? क्योंकि ये आरओ या डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफसर है ये कोई जुडिशरी वाले तो नहीं है, ये तो इंतजामी अफसरान है। तो लिहाजा वो तो वही करेंगे जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी होगी, उसी की लाइन टो करनी है उन्होंने तो। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन गल साहब यहाँ पे हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चलो वो कहती है कि हर सूरत हम किसी सूरत भी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, अंडर 19 के साथ भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो इस तमाम इलेक्शन की आम कड़ी है, 2018 का इलेक्शन अगर बात करें, 2013 की बात करें, अब आने वाले इलेक्शन की अगर बात करें जो 2024 के संगे मील जो है उसमें आने जा रहा है, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून का किरदार इंतहाई शार्प नज़र आ रहा है।
तमाम सियासी जमातें समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए लाडली लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मुहैया की जा रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी तक खुद टिकटों का तकसीम का फैसला नहीं किया। दूसरे रोज़ भी इनकी मुशावरत जारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का तमाम तर रास्ता हमवार मुस्लिम लीग नून के लिए है। लाडली जमात ये तस्वर की जा रही है, कायद के लिए बत्तियां सजा दी गई हैं, सड़कें सुंजियां विच मिर्जा यार फिर जो आप बात करते होते हैं, तो फिर मियाँ साहब को क्या डर है कि अभी तक टिकटें फाइनल नहीं कर सके? देखिए, टिकटें फाइनल इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो उनके, मैंने बताया ना कि जो वो पीटीआई के जो मुनर्रफ अरकान है उनको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या आईपीपी को एडजस्ट करना चाहते हैं, या काफ लीग को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लोग जो है जिन्होंने उनकी पार्टी के साथ जो है पीटीआई के दौर में विक्टिमाइजेशन का शिकार भी रहे हैं, इंतकामी उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और आज अगर उनको नून लीग छोड़ देती है तो वो कहते हैं अगर आप हमें छोड़ देंगे या हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करेंगे तो हमें फिर आपसे क्या हमदर्दी है, ये आपको जब हमारे से हमदर्दी नहीं है तो फिर आप खड़ा करके देख ले मुनर्रफ अरकान को, हम इनको शिकस्त देंगे। और फिर जब शिकस्त देंगे, ये उनको बहुत बड़ा खौफ है। एक तरफ पीटीआई का हवा है और दूसरी तरफ ये है कि अपना ही बंदा उनका अगर वो इलेक्शन से यानी नहीं बैठता तो दो सूरतें हैं। जब नून लीग का वोट जो है किसी और को अगर वोट देंगे तो उनका बंदा जो है उसको इग्नोर करके अपने बंदे को, किसी मुनर्रफ अरकान को, तो नून लीग के वोट ही बटने हैं ना। मुनर्रफ अरकान को पीटीआई के बंदे तो वोट नहीं देंगे, ना नून लीग वाले को बंदे पीटीआई को वोट देंगे। लिहाजा नून लीग के वोट दो हिस्सों में तकसीम होंगे ना। एक वो वोट होगा जो कि टिकट की वजह से मुनर्रफ को बावजूद को थोड़ा बहुत वोट है वो उसको दिया जाएगा। दूसरा वो जो पुराने धड़े होंगे नून लीग के, उसके साथ ही दूसरे उम्मीदवार जो आजाद खड़ा हो जाएगा उसको दे देंगे। तो ये वोट तो डिवाइड नून लीग का हुआ ना, पीटीआई को तो फायदा होगा, पीटीआई का उम्मीदवार तो आराम से जीत जाएगा। यही उनको सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि ये इसलिए उनसे मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा है कि अभी तक यही वजह है कि टिकटों के फैसले नहीं कर चुके, जबकि 30 नवंबर के बाद तो कुछ जवाब नहीं रहता टिकट का फैसला ना करने की। 30 नवंबर के बाद पूरा महीना दिसंबर का गुजर गया, आज 2 जनवरी हो गई है, लेकिन अभी तक आप देख लें कि 33 रोज गुजरने के बावजूद यानी शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, सारा कुछ हो गया, सारे प्रोसेस मुकम्मल हो गए, लेकिन आज भी वो टिकटों का फैसला अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि हवा और खौफ जो है वो मौजूद है बदस्तूर। और ये जो ख्वाब या दावे हैं वो हकीकत से बहुत दूर नजर आ रहे हैं फिलहाल। ये तो बड़ा आम पॉइंट हो गया। खौफ है मुस्लिम लीग नून पे। मियाँ साहब उनकी एक जैसे एक हीरो की एंट्री की जाती है फिल्म के आखिर में, तो ऐसी तरह से उनका बड़ा शानदार जो है उनकी एंट्री की गई है, उनके लिए मैदान सजा दिया गया, लेकिन खौफ अभी तक बाकी है। इस खौफ को शिकस्त दे पाएगी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद भी? क्योंकि कल सब ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि इलेक्शन के बाद रोला ज़्यादा है, इलेक्शन के बाद हालात ज़्यादा टफ है तमाम सियासी जमातों के लिए, क्योंकि जिन हालात में इलेक्शन किए जा रहे हैं, जैसे इलेक्शन किए जा रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून इस खौफ के साथ चल पाएगी या इसको इलेक्शन के दौरान इसको शिकस्त दे पाएगी? देखिए, मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मामलात हैं, जो हालात है, इस वक्त तो एक कंसेंसस गवर्नमेंट हो जिसपे तमाम जमातें, तमाम पूरा मुल्क जो है, अवाम जो है, जिस पर एतमाद होगा वो हुकूमत जो है पाकिस्तान की लिए जो है कुछ डिलीवर कर पाएगी और सस्टेन कर पाएगी और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से कोई फैसले लेने की काबिल होगी। अगर इस तरह से जो हालात अभी मौजूदा चल रहे हैं, इसके जरिए या इस हालात के तहत अगर कोई हुकूमत लाई जाती है या आती है या मुसल्लत की जाती है तो वो हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, नहीं टिक पाएगी, अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, तो ना तो वो लोकली को इस तरह के कठिन फैसले कर सकेगी और ना ही इंटरनेशनली उससे कोई दुनिया की जो दीगर ताकतें हैं, क्योंकि जो कमजोर या इस तरह की हुकूमत होती है, जो मैंडेट से आ रही हुकूमत होती है, किसी भी जो दीगर ममालिक हैं वो ऐसी हुकूमतों से मुआहदे नहीं करते या अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर मेजॉरिटी पीपल ऑफ द कंट्री, जो रिस्पेक्टिव कंट्री होता है, मुल्क होता है, उसके अगर ज्यादा अवाम जो है वो उस हुकूमत को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, तो उस हुकूमत को कोई भी अगर मुल्क सपोर्ट करेगा तो उस मुल्क के अवाम की अक्सरियत उस मुल्क के खिलाफ होगी, उसकी राय उस मुल्क के खिलाफ होगी। तो कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि किसी भी मुल्क के अवाम की अक्सरियत अपने खिलाफ कर ले इस तरह की किसी भी कठपुतली हुकूमत को सपोर्ट करके। तो लिहाजा ये मामला जो है ये ना सिर्फ उनको पाकिस्तान के अंदर फेस करना पड़ेगा, इंटरनेशनली भी जो भी हुकूमत इस तरह अगर गैर यानी फितरी तरीके से या अवाम के मांगों या उसके वोट की ताकत के बरक्स अगर
आएगी या लाई जाएगी, उसको मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा आसानी से हुकूमत कर पाएगी। खान साहब, इलेक्शन हो जाने हैं, गवर्नमेंट आ जानी है, इंटरनेशनल सतह पे क्या उसकी पोजीशन बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इलेक्शन से पहले हम थोड़ी सी सूरत हाल पे बात करें, ग्राउंड की रियलिटी पे बात कर लें। ग्राउंड की रियलिटी सर्वेज जो हैं वो आ रहे थे, पता लग रहा था, आवाम की सोच का पता लग रहा था, उस पर पाबंदी लगा दी गई। अब बात यह है कि जिस तरह से पंजाब से निकली, खासकर लाहौर से जिस तरह से मुस्लिम लीग नून निकली और जाके सिंध में डेरे लगा लिए, अब आसिफ अली जरदारी जो है वो लाहौर आ चुके हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर क्यों पहुंचे, इस पर कल साहब बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। कल साहब, ये आम तरीन टॉपिक है, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से बात जारी थी, पाकिस्तान की सियासत पर धड़ेबाजियां जो हैं टूट बटूट का शिकार हैं, इधर से लोग उधर, उधर से इधर। लाहौर नून लीग का गढ़ कहा जाता था, लेकिन लाहौर से नून लीग जो है वो कूच करने की तैयारी है। सिंध के अंदर डेले लगाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान के विजिट किए जा रहे हैं। ख्याल साहब, बात करेंगे आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के कहा जाता है सियासत के बेताज बादशाह हैं। लाहौर आमद मतवक्के है, लाहौर में डेरे डालने जा रहे हैं। लाहौर में उनका आना किस पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? देखिए, लाहौर में उनका आना ऐसे ही है जैसे नून लीग का सिंध में जाना है। ना नून लीग को सिंध से कुछ मिलेगा, ना पीपल्स पार्टी को पंजाब से कुछ मिलेगा। सही है। ये सिर्फ ये है गिदड़ बब्बियां और सियासी जो एक्सटेंट है। इससे पहले भी कई दफा डेरे लगाया जरदारी ने और बिलावल भुट्टो ने, लेकिन उसका आउटकम तो कुछ भी नहीं लिखा। इस तरह नून लीग जो है उसने भी बड़ी अटेम्प्ट की है, कोशिश पहले भी करते रहे हैं सिंध के अंदर दाखिल होने की, लेकिन अभी तक उनके पांव जो है वहां पे नहीं लग पा रहे। बलूचिस्तान के वाले से भी नून लीग ने तजर्बा करके देख लिया, तो वहां से भी उनको कोई खातिर खा जो है नतीजा नहीं मिला। इसी तरीके से पीपल पार्टी जो है, पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने कहा डेरे डालेंगे, लेकिन वहां से भी अभी कोई उनका उस तरह से रिस्पांस नहीं आ रहा। सही है। जहाँ जहाँ भी पार्टियां, जो कि नेशनल लेवल की पार्टी, यहाँ पे अब बदकिस्मती ये है कि है नहीं। पीपल पार्टी सिंध तक महदूद होकर रह गई है, नून लीग पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, और JUI की बात करें तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ANP है, या इस तरह बाब बलूचिस्तान की हद तक है। तो MQM जो है कराची की हद तक भी बल्कि महदूद वार्ड और कौंसलर की हद तक वो पहुंच गए हैं, वो सूरत हाल उनकी जो है। तो मामला ये है कि नेशनल लेवल की पार्टी तो इस वक्त है नहीं। जो नेशनल लेवल की एक पार्टी है उसको एक साइडलाइन किया गया है। तो अब देखते हैं ये तजर्बा जो है किस हद तक कामयाब होता है या कितनी देर तक ये तजर्बा चलता है। तो अभी तक जो ये सिलसिला है कि जरदारी साहब लाहौर आके बैठ जाएं या नवाज शरीफ साहब जाके कराची बैठ जाएं, ये सिर्फ ये है कि बयानात की हद तक और ये खबरों की हद तक तो ये मामला ठीक है, लेकिन जहां तक ये है कि ये बैठने से कुछ सीटें कोई आगे पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी पंजाब को, या नून लीग जाके सिंध को क्लीन स्वीप कर लेगी, वो बात जो है ना बिल्कुल हकायक के बरक्स है। ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है, पब्लिक स्टंट है। ठीक है खालसा, पब्लिक स्टंट है। पब्लिक स्टंट इससे पहले हमने देखा कि PDM में बहुत बड़ा मारा, जिस पर मुसलसल डिस्कस किया, लेकिन अब बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाह थे, सदर पाकिस्तान बनने के लिए CV पेश कर दी गई, लेकिन कोई मौसर जवाब नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान साहब मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने क्या फ़ायदा लिया खल साहब, और क्या आइंदा टेनोर में क्या उन्हें सदर पाकिस्तान की जो उनकी ख्वाहिश है उन्हें पूरा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बेचारे तरले में इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो सूरत हाल है ना, वो समझ रहे थे कि उन्होंने कुछ धरने चरने किए, PTA की हुकूमत चली गई, उस वक्त जो उनको लगा था कि शायद मुझे सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, वो उसको नहीं मामला हुआ। अभी जो सूरत हाल है उनकी बहुत कमजोर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उनकी अपने जिला जो होम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से उनकी सीटें निकलना जो है मुश्किल है। तो अब वो ये है कि बेसिकली वो चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, वो हमें कोई इस तरह का गोदा दे दिया जाए या ऑफर अभी से कोई नून लीग कर दे। तो नून लीग को जो पता है कि उनके पास है कुछ नहीं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनको इतनी बड़ी ऑफर करेगी जमात। यही वजह है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी अपने तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए वहां पे MQM से मिले, नून लीग को मिलके इत्तेहाद बनाने की कोशिश की पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में, लेकिन उस पे भी कोई पीपल्स पार्टी ने उनको कोई घास नहीं डाली। तो अब इसलिए वो नून लीग की तरफ उनका रुझान है कि किसी न किसी तरीके से हमें कोई ऐसी कमिटमेंट कर दे। लेकिन नवाज शरीफ साहब, मैंने ख्याल के ऐसे बंदे को जिसके पास है नहीं कुछ,
कोई उसके पास अगर लेकिन खान पॉलिटिकल साहब है कैपिटल कुछ नहीं, होता लेकिन पुराने तो साथी यकीनी हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं मौलाना साहब की, ऐसे तो बात ना करें। देखिए कुर्बानियां तो वो पहले भी आपको पता ना, जब वो नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने में भी उनके धरने का भी बड़ा कमाल था, और जिसमें नून लीग खुद कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो है उसने हमें बाहर निकाला था, पीटीए के जो चेयरमैन है या वजीर आजम जो उस वक्त के, उसने हमें नहीं निकाला था। हम्म। तो वो मौलाना साहब के धरने का ही कमाल था, लेकिन उस वक्त भी आपको पता है वो मायूस नजर आए। अब्दुल्ला साहब के ही टॉक शोज में उन्होंने बकायदा इस चीज का शिकवा भी किया कि हमें क्या मिला। तो हम्म। मामला ये है कि अभी भी मैं नहीं समझता कि ये अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इतना बड़ा ओहदा उनको दे देंगे सदर पाकिस्तान प्लेट में रख के, मैं नहीं समझता कि ये जो बात उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, हम्म। और दूसरी और भी बहुत सारे फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो लिहाजा मौलाना साहब जो है ना वो बहुत, वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्थ और बिल्ली को चिचड़े वाले ख्वाब वाला, अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है। बाद में क्या लेकिन होता खान है, साहब कल को क्या पाकिस्तान की मौलाना सियासत में साहब गुस्से के भी चीज। बड़े पक्के हैं, अगर गुस्सा करके मुस्लिम लीग नून के साथ तो नुकसान भी बड़ा कर सकते हैं, ये भी जेहन में रखिएगा। हाँ नहीं नहीं, कुछ 150 सीटें जो उन्होंने लेनी थी कौमी असम्बली की, जारी बात है वो दूसरी तरफ जाके बैठ के हुकूमत उन्होंने बना लेनी है। गुस्सा करें या ना करें, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई इतनी वर्थ है या इतनी वैल्यू है कि वो कोई मैटर करते हैं इस सिस्टम के अंदर रह के, क्योंकि वो मैटर करने के लिए आपके पास कौमी असम्बली की एक साइजेबल नंबर आपको सीटों का चाहिए, जो कि आपके पास है नहीं। हम्म। तो लिहाजा नेगोशिएशन की उस वक्त बंदा आता है पोजीशन में जब आपके पास कुछ पॉलिटिकल कैपिटल हो, जो कि अभी तक उनके पास नहीं है, हम्म। ना कोई नजर आ रहे हैं उसके असबाब इस तरह। लेकिन खल साहब, जो तरीके इंसाफ बात कर रही है अंडर 19 के साथ भी लड़ेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिले ना मिले, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, अंडर 19 के साथ कैसे लड़ सकते हैं? ये क्रिकेट का मैदान तो ना हुआ, ये तो सियासत हुई। देखिए वो तो एक जुमलेबाजी होती है ना। मसलन ये है कि अंडर टाइम मतलब ये है कि जो अगर उनके सीनियर, जो अगर उनके जो साबिक जो रकाने कौमी या सूबाई असम्बली हैं, या उनके साबिक बुजरा या मरकजी या सूबाई अहदेदार जो बच गए हैं बेचारे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कि अगर उनको आउट किया जाता है मैदान से, कागज उनके एक्सेप्ट नहीं किए जाते या उनको मैदान से निकाला जाता है, तो मकसद ये है कि नए चेहरे जो भी होंगे वो वकील जो वकला, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने प्लान जो बैकअप बनाया हुआ था, उसी वजह से आपको पता ना एक एक सीट के ऊपर जो है 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 लोग जो है उन्हें कागजात जमा कराए। मकसद यही है कि मैक्सिमम लेवल तक भी अगर कागजात ये मुस्तरद करते जाएंगे तो अगले बंदे जो है उनको मैदान में उतारा जाता रहेगा। तो ये बेसिकली मकसद इसका ये कहने का है कि नए जो चेहरे हैं वो भी आ जाएंगे इस तरीके से। चले अच्छी बात है, अगर नए चेहरे आ जाएंगे तो कम अज कम जो पुराने चेहरों को भी पीटीआई ने देख ही लिया है, जो मुझे बोलियां लगती हैं और फिर वो दूसरी तरफ कैंपों में बैठते हैं, और जब बोरियों के वैसे मुंह ख्याल खुलते साहब हैं एक नोटों बात के तो है, फिर मैं भी मुसलसल बात करता होता हूँ। एक तो तरीके इंसाफ को बड़ा फ़ायदा हुआ, तरीके इंसाफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तरीके इंसाफ के साथ जो मुखलिस था नहीं था वो पता चल गया है। अगर बानी चेयरमैन अब जेल से बाहर आते हैं, वो मुफाहमत की सियासत का आगाज़ भी करते हैं, तो सियासतदान बड़े क्रेडिबल हो जाएंगे, क्या कहते हैं? देखिए मामला ये है कि जो जाहिर बात है सारी उम्र तो जेल में उन्होंने रहना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये जो हालात इस तरह है ना, ये जो सारी सिचुएशन बनाई जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। जिस तरह आपका नईम बुखारी का इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने कहा बानी चेयरमैन पीटीआई की जेल में ज्यादा रहना जो है उनके लिए बेहतर है, उनके लिए फायदेमंद है। मुझे किसी ने कहा कि उनके निकालने के लिए बात करो, तो मैंने कहा कि वो जेल में रहेंगे तो ये पार्टी और उनके लिए फायदेमंद चीज होगी। तो ये जो 2-3 चीजें हो रही है ना, बियाक वक्त फैक्टर जो है, जो सारे उनके लिए बेनिफिट्स होंगे। एक सिंपली कार्ड ये है कि उनके बंदों को कागजात मुस्तरद करना, उनका जेल में होना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, गिरफ्तारियां होंगी, छापे मारने, कागजात छीनने, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें और उसके बाद जो बनने वाली हुकूमत होगी वो अवाम की उमंगों पर वैसे भी पूरा नहीं उतरेगी, और ना ही अवाम की ख्वाहिशात के ऊपर वो हुकूमत आई हम्म। होगी। तो लिहाजा उसको ये सारी चीजें जो होंगी उसके बाद फिर वैक्यूम एक बनेगा, और वैक्यूम के लिए फिर जो कहते हैं ना, आप नून लीग ये समझ रहे शायद ऑप्शन लेस हो गई है हम्म। एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी सूरत हाल। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि सवाए पीटीआई की और कोई ऑप्शन रहेगी नहीं। तो हम्म। ये फिर मैं समझता हूँ कि ज्यादा वो खतरनाक, जिस तरह कहते थे ना कि वो खतरनाक होके आएंगे। तो ये मामला है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ये सबके लिए बराबर अगर मैदान होता, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती, खान साहब, तो वो ज्यादा ये बेहतर था। आप बात हाँ कर जी। रहे हैं, एक तज्ज़ेकार एक स्क्रीन पे बैठ के ये बात कर रहा है, जो सियासी मोहरे हैं, जो सियासी चाल चलते हैं, उन्हें भी तो इस चीज़ का इदराक होगा ना कि ये बानी चेयरमैन जेल से बाहर आके ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो क्या उन्होंने भी कोई स्ट्रेटजी तैयार की होगी? उन्हें नहीं पता इस चीज़ का कि उसको ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं हम? देखिए जब इकदार मिल रहा होता है ना, तो उस वक्त एक्साइटमेंट होती है, और उस वक्त जिसको भी इकदार मिल रहा होता है उस वक्त वो सारा ये जो होते हैं ना,
रूल्स ऑफ द गेम या जो प्रिंसिपल्स होते हैं या खास तौर पे जो असूल होते हैं इखलाकियात होती है, वो सब भूल चुके होते हैं। हम्म। वो जो आपने उनके भाषण होते हैं वो भी भूल चुके हैं, और सिर्फ उनको जल्दी होती है इक़्तिदार पे बैठने की। अगला हम्म। जो प्लान बी होता है कि उसके बाद क्या होगा वो नहीं सोचते वो। अगर हम्म। वो सोचेंगे तो फिर ये मैं समझता हूँ कांटों की सेज है, कोई भी इसको एक्सेप्ट ना करे। हम्म। यही जिसको मरियम ने कहा था कि ये कांट जो गांध का टोकरा है, तो गांध का टोकरा था, लेकिन जो ही वो उस पे बैठे तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर 16 माह आपने देखा गांध के टोकरे पे को भी उठा के रखा उन्होंने, कितना उनको पुरकशी लगा वो। तो हम्म। मामला ये है कि ये इक़्तिदार जो होती है ना, ये कुर्सी जो होती है, ये उस वक्त इंसान जो है ना वो सिर्फ एक ही उसकी सारी सोच जो है ना, ख्यालात और उसकी जो सोच है वो बंद हो जाते हैं सारे उसके पर्दे, और हम्म। सिर्फ उसको एक ही चीज नजर आ रही होती है कि मैं इक़्तिदार में पहुंच रहा हूँ, और वो एक्साइटमेंट जो होती है। बाकी चीजें जो है उसकी आफ्टर इफेक्ट्स उसके क्या होंगे, नेगेटिव उसके पर्सपेक्टिव क्या होंगे, तो वो चीजें जो है वो उस वक्त उसके माइंड में नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वो सारी चीजें जो उसके ऊपर हावी हो चुका होता है कि वो इक़्तिदार में पहुंचना है। और उस वक्त ये जो भी आता है इक़्तिदार में, वो ये समझता है कि हमेशा के लिए उसने इक़्तिदार में आना है। हम्म। जबकि कल यही साहब, नवाज शरीफ है, 3 दफा एक तो तो ये हुकूमत है से कि निकाले एक तो जा चुके इलेक्शन करीब है, इलेक्शन के इससे पहले पहले दो बड़े मिसहैप जिसे कह सकते हैं या व्हाट हैपेंड, पीपल्स पार्टी अपने तलवार के निशान पे आने जा रही है और तरीके बैक ने एंड द टाइम अपना परचम चेंज कर दिया। पार्टी परचम जो है उसके कलर्स ही बदल दिए हैं, काला काला कलर एक ले आए हैं, उसमें वाइट कलर ऐड कर दिया। तो इससे फर्क पड़ता है, कोई हाइप क्रिएट हो सकती है इन सब चीज़ों से? देखिए ये तो चीजें मैं समझता हूँ इनसे जो पीपल्स पार्टी को जिसने वोट देना है, वो तलवार रखें या तीर रखें, या उन्होंने तो वोट पीपल्स पार्टी को देना, तीर या तलवार को वोट तो नहीं देना उसने। हम्म। और इस तरह के तरीके लबैक जो है उसका झंडा पुराना हो या नया झंडा हो, उसका जो वोटर होगा वो तरीके लबैक को वोट दे रहा होगा, हम्म। झंडे को वोट दिया, उसके रंग को देख के उसने वोट तो नहीं देना। हम्म। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक है अपने तौर पर उनका एक बेसिकली उन्होंने अगर व्हाइट कलर वो मे भी अकलीतों के लिए उन्होंने किया हो कि उनको भी उसके अंदर नुमाइंदगी है, या इस टाइप का उन्होंने कुछ जेस्चर देने की कोशिश की हो। टीएलपी के हवाले से जो बात चले समझ आती है कि वो उनका चूंकि मजहबी उसके ऊपर, और बाहर के जो मुल्क हैं या कोई इस तरह का वेस्टर्न मीडिया उनके बारे में अगर लिखता है, या यहाँ पे भी कुछ लोग तनकीद करते हैं, तो मैं भी उस असर को या जाहिल करने के लिए उन्होंने ये इकदाम किया। हम्म। जहां तक मामला पीपल्स पार्टी का है, वो तलवार या तीर का, उससे मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खालिद साहब, बात ये है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ बल्ले के लिए बड़ी बेताब है। अब बल्ला रहेगा इनके पास या चला जाएगा? आखिर में ये बता दें बस, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद मुसलसल जारी है बल्ले के लिए। देखिए ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है आपके वो बल्ला इनके पास रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा तो मैं हालात क्या जवाब इसमें बताते नहीं हैं? दे सकूंगा कि हालात अभी तक तो देखें, जो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है, अल्टीमेटली मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर हतमी फैसला करना है। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है इस पर मैं अब क्या कमेंट कर सकता हूँ, ये तो क्योंकि ये बात तो ठीक अदालत है, का फैसला है। लेकिन और आज की हियरिंग जो है वो काजी फाजिस्ता की मुतनाज़ बताई जा रही है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उससे खुश नहीं है। तो क्या असरअंदाज हो सकती है पब्लिक ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट पे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अदालतों के फैसलों पे तनकीद भी होती है, उसकी अप्रिसिएशन भी होती है, क्योंकि अदालत का फैसला हमेशा एक फ्री के हक में जा रहा होता है और दूसरे फ्री के खिलाफ जा रहा होता है। हम्म। तो इसलिए अदालतों के फैसले के ऊपर तनकीद से अदालतों को नहीं डरना चाहिए। अदालत को इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। पब्लिक प्रेशर से, सोशल मीडिया के ट्रेंड के ऊपर या उसकी बुनियादों पर, या किसी की तारीफ के लिए या किसी के ट्रोलिंग से डर के फैसले नहीं करने चाहिए। हम्म। उसको मेरिट और इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए। ठीक है, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। कल साहब बहुत शुक्रिया। कल साहब ने जिस तरह से बात की कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, अदालतों के फ़ैसलों पर अवामी राय असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। हम मुसलसल इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं उन्हें तनकीद या तारीफ़ का निशाना बनाया जाता रहा है, बनाया जाता है, और इससे अदालतों के फैसलों पर कोई पोजीशन नहीं पड़ती। दूसरी बात जो उन्होंने बात की कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अभी तक फैसला नहीं कर सकी टिकटों की तकसीम के हवाले से, और अभी तक शशोपंज का शिकार है। मुसलसल मीटिंग्स जारी हैं, लेकिन कोई लाअमल, कोई वाज़े मौसर स्ट्रेटजी तैयार करने में वो नाकाम है। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मियाँ साहब के लिए जो है उन्हें फ़ैसला देंगे, और ये फ़ैसला मियाँ साहब के हक़ में आने जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीफ जस्टिस होता, अगर इस केस को चैलेंज किया जाता तो वाज़े इसके हवाले से हम बता सकते हैं
क्योंकि ये ताहयात नहली नहीं हो सकती, क्योंकि आइन इस हवाले से कोई रास्ता बंद नहीं करता। तो चीफ जस्टिस अगर कोई भी होता काजी साहब की जगह तो ये फैसला इसी तरह से आना था। खल साहब का ये कहना है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कि किसी सूरत खाली मैदान नहीं छोड़ा जाएगा, खाली मैदान नहीं छोड़ेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, अंडर 19 के साथ लड़ेंगे। स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने इंकशाफ किया था कि एक और नाम से, एक और निशान से पार्टी इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है, जिसके गोशवारे जो भी टैक्सेस हैं वो जमा किए करवाए जा रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बल्ले से मारूम हो जाती है और उस पार्टी के निशान पर, उस नाम से इलेक्शन के अंदर आए। ये प्लान बी उनका हो सकता है। प्लान सी क्या है, इस हवाले से उन्होंने खामोशी रखी। तो प्लान बी कितना मुअस्सर साबित होगा इलेक्शन में, ये भी 8 फरवरी का दिन जब इलेक्शन होते हैं तो ये बात सामने आ जाएगी। तीसरी हमने बात की मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाह थे, मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। माजी में देखा कि मुस्लिम लीग नून के साथ मुसलसल ताउन करते रहे हैं। अब उनका जो है ताउन कितना कारगर साबित होगा, उनकी ख्वाहिश की तकमील हो पाएगी या फिर वो क्या कहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मौलाना साहब के साथ क्या होगा, ये भी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल वाज़ेह कर देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा जाहिद असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।